हेलो। जी नमस्ते, गौतम बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, मैं आपको फोन करने ही जा रहा था। जी जान तो आप बताइए, आपने पढ़ा वो जो मैंने बाद में हिंदी में भेजा? हाँ, वो उसका मैंने प्रिंट निकलवा करके जो भूमिका वाली है और उसमें जो जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए जो अपनी अंतिम भाषण दी है, और हम्म। उससे एक राजनीतिक अधिकार के साथ साथ जो सामाजिक समरसता की बात है, जो हम्म। भारतीय समाज में हम्म। कतई मौजूद नहीं है, बंधुता का सिद्धांत और ये भी, और शिक्षा का लॉकडाउन और लॉकडाउन की शिक्षा। जी हाँ। तो ये तो काफी इसमें काफी अच्छी बातें सब लिखी गई है, जो शिक्षा को लेकर के कहीं अगर बातचीत रखते हैं तो उसकी भूमिका, और उसमें बहुत सारी जो तथ्य है सामने है, आंकड़े भी। हम्म। कल मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक है एक नारायणपुर में, तो वहाँ मैं गया था और उन लोगों में करीब 7-8 शिक्षक थे और वो सभी सेवानिवृत्त, और उन्होंने कहा अच्छा, कि कहाँ पर है शिक्षक, किस जगह? ये बिहपुर प्रखंड, आप आए थे बिहपुर में, बस ठीक उसी, देवपुर और प्रखंड? हाँ, तो उसी के ठीक बगल में नारायणपुर प्रखंड है, अच्छा, भागलपुर का। मतलब भागलपुर जिले में, जी भागलपुर जी जिले में। जी जी। अच्छा हाँ। तो एक वो श्राद्ध का भोज था, तो उसमें अच्छा श्रद्धांजलि सभा में मैं शामिल हुआ था। एक पत्रकार है, उन्हीं की माँ डेथ कर गई, तो मैं श्राद्ध अच्छा। भोज खाता नहीं हूँ, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के लिए गया था। तो जी जाने से तो जी। चर्चाएं हो जाती है, तो वहाँ पर कई लोग थे, तो बताए कि आइए बैठिए गौतम जी, अच्छा लगा आप आए, आप तो भोज खाते नहीं हैं। बोले नहीं, आप ही लोगों से मिल रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे करके फिर निकलेंगे। तो उन्हीं पर वो बात की कि आप लोग जो है सब जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है देख रहे हैं कि बोलने चालने में उसका विरोध करते हैं, तो आप पढ़े हैं? तो अच्छा। मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी उसकी कॉपी अंग्रेजी में है और बहुत लंबा है, जिसकी पीडीएफ हमारे पास, तो मेरी बहुत अच्छी अंग्रेजी हाँ नहीं है, लेकिन जी। आपने एक रिपोर्ट उस समय तुरंत जारी किया था 10-15 दिन के अंदर ही, तो जी। उसकी करीब 10 पेज, उसमें 9 पेज का था, हाँ 9 पेज का, तो अच्छा वो हमने अच्छा। पढ़ा था। तो वो हमारे पास उसकी कॉपी थी, पता नहीं कहीं थोड़ा फाइल इधर उधर हो गया है। तो हमने कहा उस आधार पर, और जो भी शिक्षाविद हमें मिल रहे हैं जो शिक्षा को सही में समझते हैं, तो वो सभी उनकी खामियों पर जिक्र करते हैं, और जैसे कि शिक्षा को महंगा करना, शिक्षा को निजीकरण, मतलब निजी लोगों के हाथों में सौंपना, सरकार इससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, ये, और जो खास करके जो गरीब है, दलित, पिछड़े, आदिवासी है, घुमंतु लोग हैं, उन लोगों से जो फिर शिक्षा बिल्कुल चली जाए, और जिस तरह से उनका जीवन पद्धति है उसमें कभी सुधार नहीं हो, कभी वो डेवलप नहीं करे। और शिक्षा में जो एक दूसरी बात तो उसमें डाला जा रहा है, जगह जगह विश्वविद्यालय और इस जगह आ रहा है कि उसमें धार्मिक चीजों को जोड़ा जाए, जो सांप्रदायिक है। धार्मिक भी नहीं, वो सांप्रदायिक ज्यादा शब्द है, सांप्रदायिक, धार्मिक नहीं है वो, हाँ हाँ, सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक है। और अभी जैसे कि गुजरात में अभी मामला आ रहा है, उल्लू पर सवार होकर के सावरकर जो है जेल से जाएगा, तो इस तरह की जो दिग्भ्रमित करने वाली, जो भ्रांतियां फैलाने वाली बात, तो कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही? तो ये सवाल तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपने तो इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, अब हम भी जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? तो हमने कहा कि इसके लिए आप लोग सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आपके पास समय काफी है, तो थोड़ा अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए। तो बोला आप हमको मटेरियल दीजिए ताकि हम पढ़ें। आप वाली है कि वो अंग्रेजी की है और अखबार उखबार में पढ़ते हैं, तो जो सरकारी लोग हैं उसका प्रशंसा करते हैं, विपक्ष वाले विपक्ष करते हैं। हमने कहा नहीं, हम लोगों का कोई उद्देश्य पक्ष और विपक्ष का नहीं है। मामला है कि देश के जो 80-85%, 90% जो गरीब तबके हैं, कमजोर वर्ग है, रोज खाने पीने की दिक्कतें हैं, और शिक्षा महंगी होती है। जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर शिक्षकों से अन्यत्र काम लिया जाता है शिक्षा के अलावे, और जिस तरह से वहाँ पे खान पान का प्रबंधन है, खाना पीना है जरूरी, बच्चों को देना चाहिए, लेकिन वो पूरा इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है कि सारा उसके भ्रष्टाचार और इस सब में संलिप्त हो रहा है, शिक्षा खत्म हो रही। ये तो आप देख रहे हैं। तो बोला हाँ, तो सब कुछ सरकारें करेगा? बोले नहीं,
सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन सरकार जिस तरह से नीतियां बनाएंगे और उस पर ठोस रूप से काम नहीं करेंगे, उस पर चीजों को चलाएंगे नहीं, तो गड़बड़ होगा। तो उसी पर उन्होंने कहा कि कुछ इस पे लेख उख हो, तो आपको जान रहे हैं सब लोग, चूंकि यहाँ कार्यक्रम में कई लोग उसमें से आए थे, तो हमने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह इस पर लगता हूँ। दूसरी बात ये हुई कि भागलपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, जो उसमें आपसे बात हुई थी कि आपको बुलाएंगे भी, फिर लेकिन कोरोना और इस तरह की चीजें में इतना उलझ गए कि बात। तो एक बहुजन स्टूडेंट यूनियन बनाया है, जो एकदम ये कब बना है बहुजन स्टूडेंट यूनियन, कब बनाया इसको? ये 4 साल हो गया, मतलब 2018 में। अच्छा जी, 18 और 19 में लॉकडाउन हो गया। 1 साल का मतलब संगठन और सदस्यता भी हम लोगों ने करीब 4000 छात्रों का सदस्यता बनाया। तो और केवल भागलपुर विश्वविद्यालय के और जगह के भी? नहीं, सिर्फ भागलपुर विश्वविद्यालय के वहीं के सिर्फ 4000 बहुजन स्टूडेंट्स। हाँ, उसमें जैसे जो उसका बांका का स्टूडेंट्स आते हैं, झारखंड से भी आते हैं पढ़ने वहाँ, और जो अलग अलग उनके करीब 12 सरकारी महाविद्यालय हैं और कुछ प्राइवेट, और जो कुछ कोचिंग में बाहर से पढ़ने आते हैं, तो इन सब में घूम घूम करके हम लोगों ने बनाया था, 10वीं क्लास से लेकर के और पीजी तक। अच्छा। तो ये सब चला। फिर लॉकडाउन में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो फिर हम लोग ऑनलाइन कुछ कार्यक्रम चलाए ताकि कुछ बातचीत हो, वो फेसबुक पर यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत कुछ उतना कारगर तो हुआ नहीं। तो अभी हम लोगों ने लगातार 2 बैठकें उनका सम्मेलन भी कराया। तो इस बार सम्मेलन में 90 छात्र शामिल हुए। तो सभी छात्रों में फिर जो संगठन का ढांचा है बना करके, और फिर सदस्यता के लिए उन लोगों को लगाया है। और 28 तारीख को हम लोगों ने एक मीटिंग रखा है, और उसमें एक ये विषय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम समझें, उसके गुण दोष को समझें, और उसके दुष्परिणाम तो जितना आने का था वो आ भी रहा है, लोगों के सामने अब आ भी रहा है। तो हम इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएं, ले चले। और चूंकि छात्रों का एक जो सवाल है वो शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के ही फोकस करके हम लोगों ने रखा है, इसी पर ही आप खड़े होकर के लड़ी। तो ये 28 तारीख को बैठक है। तो ये तो एक तो है कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक संघ है, जैसे अभी जो यहाँ पर गोपगुट है, या और भी अलग अलग प्राइवेट में अभी फिजिकल एजुकेशन का भी एक ग्रुप बन गया है। तो उन लोगों से बात हुई है कि भाई शारीरिक शिक्षा तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये तो हमेशा ऑफलाइन ही होगा। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक बहाल हो रहे हैं, लेकिन वो स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का कोई काम नहीं करके वो अन्यत्र काम कर रहे हैं। तो उसको भी संगठित होकर के आप लोग आवाज उठाइए, हम लोग भी आवाज उठाएंगे और इस पर काम करें। ये बात कैसे हुई, ये जो संगठित होने की शिक्षकों से, कहाँ हुई? ये भागलपुर में? हाँ, भागलपुर में फिजिकल एजुकेशन में है, जिसमें जिला कमेटी बनी है। एक उसमें वो मणिभूषण शर्मा है, वो सचिव बना है, वो अपने लोग के साथ भारत यात्रा में भी शामिल था। तो टीचर की नौकरी हो गई, तो हमने कहा कि थोड़ा अब यहाँ आ गए हो तो थोड़ा इस क्षेत्र में काम को बढ़ाइए। तो वो लोग थोड़ा आया है, करीब उन लोगों की बैठक हुई थी, तो 30 लोग उसमें शामिल, और विद्यालय कैंपस में ही उनकी बैठक हुई थी। अच्छा। तो इन सब जगह पर हम लोग अब चाह रहे हैं कि थोड़ा सब जगह जाके बात करके और उनको मटेरियल दे करके वो लोग पहले इस बात को समझे और इस चीज को आगे ले जाए। 28 तारीख को क्या करेंगे? 28 तारीख को 28 तारीख को उन छात्र में जिसकी बॉडी है उसमें करीबन 30 लोगों की बॉडी है, राज्य परिषद और वो एक्सिक्यूटिव बॉडी करके, और जो उसके बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन की। जी। तो और उनके मेंबर्स जो बने हैं, तो उन लोगों में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि आप 100 छात्रों से, उससे अधिक ना हो, कम हो जाए, लेकिन 100 से अधिक ना हो, 100 के आसपास रहे। और हम सभी के हाथ में ये जो आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो मटेरियल्स आएगा उन सब लोगों को देना चाह रहे हैं, और विथ प्रिंट करा करके। जैसे अभी आप जो हमको भेजिए, हम यहाँ से प्रिंट करा के अभी मेरे सामने रखा हुआ है, जिसको भी हम पढ़ रहे थे। और फिर समय हुआ तो आपसे बात कर, 7 बजे आप बोले थे, फिर मैसेज में लिखे कि नहीं थोड़ा कुछ काम कर। तो ये तो हम आगे का कुछ क्या उसके साथ कुछ छात्रों के साथ क्या प्लान करें, आपका क्या दिशा होगा निर्देश?
अच्छा, तो अभी आपने जो अपनी नज़र से आपको गड़बड़ दिख रही थी, आपने बताया उसके बारे में जी तो मैं आप एक दो चीज जोड़ता हूँ जिसके ऊपर बहुत कम बात हो रही है जी आपने भी नहीं की, वो ये बात है कि इसमें स्कूली शिक्षा में 10वीं क्लास तक जी भेदभाव करने के और भेदभाव के जरिए बहुजनों के बच्चों को स्कूल से बाहर करने के नए तरीके खोजे गए हैं, नए तरीके। अच्छा अच्छा जो पहले कभी किसी सरकार ने आज तक नहीं, 70 साल से किसी ने नहीं इस्तेमाल सोचे भी नहीं, जी नए तरीके। और वो तरीके बड़े खतरनाक है। वो बच्चे जो 10वीं पास भी कर जाएंगे वो जी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे उन तरीकों के कारण। हाँ इस पे तो नजर लोगों की गई नहीं, समझे ही नहीं लोग वो कहाँ पर है, क्योंकि असल में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पूरी नीति पढ़ी है। जी जी एक तो भाषा की दिक्कत अंग्रेजी में है जी और जो उसका हिंदी रूपांतरण किया है सरकार ने सरकारी तरीके से वो और भी मुश्किल है समझना। वो कोई सरल तरीके से नहीं किया उन्होंने, जैसे करते हैं वो, और वो अनुवाद करने वाले भी नहीं समझे कि क्या लिखा अंग्रेजी में। तो ये बड़ी भारी समस्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भेदभाव के कई उदाहरण हैं तो एक ही अभी देता हूँ। जी इसमें इन्होंने ये लिखा है कि 6ठी कक्षा के बाद से 10वीं तक जी हर एक विषय के 2 लेवल होंगे। जी 2 लेवल, एक होगा मान ली गणित है तो गणित का एक होगा स्टैंडर्ड लेवल और एक होगा हायर लेवल। जी स्टैंडर्ड लेवल का मतलब जो पढ़ाया जाता है सबको वो है, और एक होगा हायर लेवल। जो बच्चे हायर लेवल के लिए लायक नहीं होंगे उनको केवल स्टैंडर्ड लेवल का गणित या विज्ञान या सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा, जी और जो ज्यादा लायक होंगे उनको हायर लेवल का पढ़ाया जाएगा। जी और फिर कक्षाएं होंगी हर साल, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और फिर 10वीं में बोर्ड की परीक्षा। जी ये भी हायर लेवल वालों की अलग होंगी और स्टैंडर्ड लेवल की अलग होंगी। 2 तरह का बोर्ड होगा। 2 तरह के बोर्ड एक ही है पर वो 2 तरह की परीक्षा लेगा। जिन्होंने हायर लेवल का कोर्स ऑफर किया 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में उनका हायर लेवल की परीक्षा होगी। जिन्होंने नहीं किया या नहीं करने दिया गया उनको स्टैंडर्ड लेवल की परीक्षा होगी। अब आप सोचिए इसका क्या मतलब होगा। जब आप 10वीं के बाद 11वीं में जाएंगे या जहाँ पे 11वीं 12वीं भी स्कूल का हिस्सा है वहाँ पे 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उनको वो उनके सर्टिफिकेट देखेंगे बच्चों के, कहेंगे अच्छा तुम तो स्टैंडर्ड लेवल के हो, तुम्हारे लिए तो एडमिशन में कोई जगह नहीं हायर लेवल पे, हायर एजुकेशन में। तुम न इंजीनियरिंग की परीक्षा दे सकते हो, न मेडिकल, न नीट की दे सकते हो, न जेई की दे सकते हो, न लिबरल एजुकेशन के BA MA की दे सकते हो। तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा उनको, खत्म। उन्होंने 6वीं कक्षा में ही आपका भविष्य तय कर दिया। ये लिखा हुआ है, मैं तो जो लिखा हुआ आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से फिर बता रहा हूँ। जी जी लिखा हुआ है जी। पर लोग पढ़ते नहीं ना, इतनी बारीकी से भी नहीं पढ़ते, फटाफट को देखा आगे बढ़ गए। जी बहुत कम लोगों की नजर गई है, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़े इन चीजों को, उनका भी ध्यान नहीं गया। कहे कि इस मामले में डॉक्टर प्रेम सिंह का भी कई लेख आया, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बात अभी मैंने किसी से नहीं सुना। हाँ मुझे मालूम, डॉक्टर प्रेम सिंह ने मुझे कहा कि आपने जो लिखा है भेज दीजिए, तो मैंने वो जो अंग्रेजी वाला आपको सवेरे भेजा उनको भी भेज दिया, पर उनके लेख छपने के बाद भेजा उनको। जी जी तो उन्होंने अब देखा होगा, वो अंग्रेजी पढ़ते हैं पर अब देखा होगा उन्होंने। तो वो जो लिखा है हमें 4 महीने लगे उसको लिखने हुए, जो लिख के आपको दिया अंग्रेजी में आज, वो 4 महीने लगे। 4 महीने लगातार काम किया, तब एक एक पेज एक एक लाइन समझी हमने उसकी। आपस में खुद बातचीत हुई, कई बार चर्चाएं हुई, विश्लेषण मिलके हुआ, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, तब जाके वो रिपोर्ट तैयार हुई है। जी जी जी। तो आप उसमें तो बिल्कुल हमने बताया, ये तो इससे ज्यादा कोई खतरनाक नीति कभी लिखी ही नहीं गई। जी जी जी। ये आपको एक उदाहरण मैंने दिया है जी। फिर इसमें लोग बहुत कहते हैं ना ये वोकेशनल एजुकेशन देगी, वो तो और भी खतरनाक है जी। इनका वोकेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा कि अब 6ठी कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। जी। तो वोकेशनल क्या है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे, कुछ बच्चों को केवल वोकेशन की शिक्षा दी जाएगी 6ठी कक्षा से। तो उसमें उनको मान लीजिए बड़ेगिरी सिखानी शुरू कर दी, या उन्होंने कुम्हार का काम सिखाना शुरू कर दिया,
तो ये सब शुरू कर देंगे। जब वो करेंगे तो एकेडमिक सब्जेक्ट से वंचित हो जाएंगे जी। तब वो गणित नहीं सीखेंगे, वो विज्ञान नहीं सीखेंगे, वो इतिहास और भूगोल नहीं सीखेंगे, साहित्य नहीं सीखेंगे, हिंदी का भी, क्योंकि वो तो बिजी है, वो उनको गांव में भेज दिया जाएगा बढ़ई के पास और कुम्हार के पास, जाओ सीखो। जबकि ये जो बच्चे होंगे ये बहुजनों के बच्चे होंगे, और बहुजनों के बच्चे तो ये काम घर से सीख के आते हैं, उनके घरों में कुछ न कुछ काम सिखाया जाता है। जी जी। उन सीखे सिखाए बच्चों को दोबारा भेजेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं देना आगे। सारा उद्देश्य है इनको एकेडमिक शिक्षा से वंचित करना। वो छठी कक्षा से शुरू हो जाएगा जी। और आप ये कल्पना कीजिए कि क्या ये प्रोग्राम जो है छठी कक्षा से वोकेशन के नाम पर वंचित करना, ये क्या किसी प्राइवेट स्कूल में अलाउ किया जाएगा? जहाँ अमीरों के या मिडिल क्लास के बच्चे फीस दे के आते हैं, वहां पे माँ बाप भी अलाउ नहीं करेंगे, और ना ही स्कूल की अथॉरिटी सोचेंगी इसके बारे में, कभी नहीं सोचेंगी, कभी नहीं। ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए है। तो पहले ही प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पूरी शिक्षा रहेगी, और सरकारी स्कूल के बच्चों को बहुजनों को और बाकियों के आधार पर बांट बिल्कुल दिया जाएगा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ताकि ये न डॉक्टर बन पाए, न इंजीनियर बने, न वकील बने, न सोशल साइंटिस्ट बने, न डिजिटल एजुकेशन में जाए, कुछ नहीं जाए। इनको पहले ही अलग कर दिया जाएगा। पूरा प्लान है उसमें। बताइए, इतना टिपली अध्ययन नहीं है ना किन्हीं के पास, और ये सब चीज तो कोई चर्चा में नहीं, मुझे मालूम है नहीं चर्चा में। अब मैं आपको हायर एजुकेशन का नजरिया बताता हूँ। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए इन्होंने लिख दिया है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होंगी या प्राइवेट कॉलेज होंगे जी, उनको पूरी छूट होगी, जितनी मर्जी फीस बढ़ाएं, कोई पूछताछ नहीं होगी। जितनी मर्जी तनख्वाहें कम करें टीचर्स की या नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की कम करें, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, जैसे मर्जी वो करे। बस एक उनसे मांग है प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, वो मांग ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है हायर एजुकेशन की, उस पर वो जो कुछ कर रहे हैं वो उस पर पोस्ट करते जाए कि हमने अपनी फीस अभी 100 रुपए 6 महीने की थी, हमने बढ़ा के अब 200 कर दी। बस लिख दीजिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने क्यों बढ़ाई है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, इस पर कोई नहीं पूछेगा, आप लिख दीजिए कितना प्रॉफिट बढ़ गया आपका, कोई पूछा नहीं जाएगा। एक साइट होगी, वेबसाइट, वो लिखा हुआ है सब उसमें। इसका आगे का सुनिए। इसी क्रम में विदेशी यूनिवर्सिटियों को खुली छूट है भारत में आकर कैंपस खोलने की, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो कितनी ही गलत ढंग की यूनिवर्सिटियां क्यों ना हो। और हमने अपने उस अंग्रेजी वाले में यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक चीज उद्धृत की है, जिसमें आज से ये पुरानी बात है, कोई ये बात होगी कभी सन 2000 के दशक की शुरुआत की, जब मैं याददाश्त से बोल रहा हूँ, उसमें जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनेस्को ने ये लिखा था कि एक नई प्रवृत्ति शुरू हो गई है दुनिया में, कि जो दुनिया भर के अमीर देशों की सेकंड ग्रेड यूनिवर्सिटियां हैं, थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटियां हैं, वे अपना कैंपस गरीब देशों के में खोल रही हैं और वहां पे निम्न स्तरीय शिक्षा देती हैं। पर चूंकि वो अमीर देशों की यूनिवर्सिटियां हैं तो उनको खुली छूट होती है और खूब विद्यार्थी गरीब देशों को पढ़ने आते हैं वहां पे। मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनका कैंपस नहीं खुलेगा, नहीं, वो तो खुल भी नहीं सकता। मैं आपको अलग से समझा दूंगा क्यों नहीं खुल सकता उनका, वो खुल भी नहीं सकता उनका अच्छा कैंपस। वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे। तो इन्होंने पहले ही लिख दिया, वो सरकार तो सब समझती है, उन्होंने लिख दिया कि फॉरेन यूनिवर्सिटियों से कोई पूछताछ नहीं होगी, इनको खुली छूट है यहाँ पे कैंपस खोलने की, चाहे अकेले अपना अलग से खोले, चाहे भारत की यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेशन करके खोले। और वो कितना प्रॉफिट बनाते हैं इस पे उनसे कुछ पूछताछ नहीं होगी, वो जो वेबसाइट हमारी है उस पर वो डालते जाएं क्या क्या कर रहे हैं, बस जी। तो यहाँ पर विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस को खूब वेलकम किया जा रहा है, खूब खबरें आ रही हैं आजकल। जी जी।
वो सब सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी आएंगी। और मैं आपको बता दूं अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ सकती। अच्छी यूनिवर्सिटी बाहर से लाकर ट्रांसप्लांट नहीं की जाती है, उसका रोपा नहीं लगता कि बाहर से उठाया और लगा दिया भारत में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में रोपा लगा दिया। अच्छी यूनिवर्सिटियां विकसित होती हैं दशकों से, कई बार सदियों से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इतने लोग बात करते हैं, इसको 150 साल लगे हार्वर्ड बनने में। वहां पर बौद्धिक परंपरा की पूरी एक श्रृंखला बनती है। मान लीजिए आज एक अच्छा प्रोफेसर वहां पर है जो खगोल शास्त्र पढ़ा रहा है, उसके विद्यार्थियों में से कुछ अच्छे निकलेंगे जो पीएचडी करेंगे उसके मार्गदर्शन में, वो अच्छे प्रोफेसर बनेंगे। और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर एक परंपरा खड़ी होती है खगोल शास्त्र बढ़िया पढ़ाने की, या भौतिक शास्त्र बढ़िया पढ़ाने की, या गणित अच्छा पढ़ाने की। इनको 150 साल से कम नहीं लगती अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी को खड़े होने में जी। उसको आप कैसे बाहर उठा के हिंदुस्तान में स्थापित कर देंगे जी। यहाँ तो परंपरा ही नहीं बनाई आपने। नहीं। अब भागलपुर यूनिवर्सिटी में अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लाएं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी बर्बाद हो जाएगी। बोलिए अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे टिक सकती है भागलपुर के माहौल में? नहीं, सही बात। तो ये तो सारा मामला ही है कि विदेशी पूंजी के लिए भारत में जगह बनाना, जो भारत के संविधान के संप्रभुता के नियम के खिलाफ है जी। और उनको खुली छूट देना पैसे कमाने की। अब तो सरकार एक्टिवली कर रही है इस काम, यूजीसी लग गई है इस काम में एक्टिवली। भारत के विश्वविद्यालयों को अच्छा नहीं बनाया जाएगा, बाहर से लाया जाएगा, इम्पोर्ट किया जाएगा। और इम्पोर्ट किए हुए या तो सेकंड ग्रेड होंगे या सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड आएंगे बाहर से, या आते ही हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यूजीसी ऑर्डर देती है ना, ये करो वो करो, ये ऑर्डर देती है, ये कोर्स पढ़ाओ वो कोर्स पढ़ाओ, सब ऑर्डर आते हैं। नहीं तो अभी तक सब विश्वविद्यालयों को पूरी ऑटोनॉमी थी, खुद अपने कोर्सेज बनाते थे, खुद तय करते थे। तो सब ऊपर से थोपा जाएगा ना। जी जी। और थोपा जा रहा है, थोपा जाएगा क्या, थोपा जा रहा है। केवल सांप्रदायिकता नहीं, दूसरी चीज भी थोपी जा रही है। गणित ऐसे पढ़ाओ, भूगोल ऐसे पढ़ाओ, सब बताया जा रहा है ऊपर से। हाँ, जैसे कि विश्वविद्यालय में जो पीजी कर रहे हैं तो 4th सेमेस्टर में जाकर के वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब आप 3 से आप इसमें ये पढ़े हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस, तो चौथा आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का चर्चा तो भागलपुर विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो ये मैंने आप 2-3 मोटी मोटी बातें बताई आपको। एक और बात सुनिए, इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको आप केजी की शिक्षा बोलते हैं, जो पूर्व प्राथमिक है, जहाँ पर ये किंडरगार्टन लगते हैं, वहाँ पे ये आंगनवाड़ियाँ लगती हैं, वो जो शुरू हो जाती है। हाँ, 4 साल 5 साल के बच्चे की। इधर किड्स प्ले स्कूल टाइप का जो कुछ, या ये आशा कार्यकर्ता लगती है आंगनवाड़ी में। तो ये जो उस उम्र के बच्चों की 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चों की जो शिक्षा है, वहां से इन्होंने कहना शुरू किया। और 12वीं क्लास तक ये बात करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं, हर एक कक्षा के लिए उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं, हर स्टेज के लिए लिखी है कि यहाँ पर हम स्वयं सेवकों को भर्ती करेंगे। अंग्रेजी में वॉलंटियर लिखा जी। और हम उनके अलावा उस स्कूल में जो पूर्व छात्र रहे, उस गांव के या कस्बे के जो पूर्व छात्र रहे, उनको भी भर्ती करेंगे स्टाफ में, रेगुलर टीचर्स में। वॉलंटियर को, पूर्व छात्रों को, अगर समझते जाइए। जी जी। हम जो बुजुर्ग लोग रिटायर हो गए हैं, गाँव में या कस्बों में या शहरों में रहते हैं, उनको भी हम रिक्रूट करेंगे, अपने टीचर्स बनाएंगे उनको, उनका भी टीचर बनाएंगे। और इस तरह के 2-3 और कैटेगरी लिखी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे अंग्रेजी वाले में उसको कोट किया हुआ हमने। तो इस तरह से इनको हम लाएंगे, बाहर से लाके कोट करेंगे। अब ये कौन होंगे जरा सोचिए, जिनको कोई उनकी कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं लिखी हुई है, अर्हता नहीं मांगी गई कि वो कम से कम MA पास हो या BA हो या ये हो वो हो, कुछ नहीं। हम लोग गाँव में रिटायर हो गए, उनको ले आएंगे,
जो पूर्व छात्र हैं उनको ले आएंगे, हम स्वयंसेवकों को ले आएंगे, वॉलंटियर को ले आएंगे, और ऐसी 2-3 और चीजें मैं अभी भूल गया हूँ जी। ये सब आरएसएस के लोग होंगे। हाँ। बिना अपवाद के सब आरएसएस के होंगे, और इनको सरकार तनख्वाह देगी, यानी आपका टैक्स इस्तेमाल किया जाएगा आरएसएस के टीचर्स खड़े करने के लिए। जी। ये बात भी आपने नहीं सुनी भी कहीं भी? नहीं। हमें मालूम है, लोग पढ़ते नहीं, ध्यान से देखते नहीं, मोटा मोटा देखा, कहीं अखबार में देख लिया, बस खुश हो गए कि हमें समझ में आ गया। पूरा प्लान है आरएसएस का टोटल कंट्रोल। हायर एजुकेशन में क्या कहते हैं, अभी तो जो हर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, और उसके साथ जो शिक्षकों की बनी हुई एकेडमिक काउंसिल होती है जी, एक कार्यकारिणी सभा होती है। ये जो पुराने जमाने से बने हुए तंत्र चले आ रहे हैं, इसमें वाइस चांसलर और एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर सब तय करती है, सारे फैसले यूनिवर्सिटी के वो लोग करते हैं। तो एक लोकतांत्रिक माहौल भी बना हुआ है, जिसके इलेक्शन भी लड़ते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लोकतांत्रिक माहौल बना हुआ है। ये लोग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोई जरूरत नहीं है। नंबर एक बात, मतलब आपके यहाँ जो भी ऐसी बनी हुई है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा इसका गठन खत्म करो, आगे बढ़िए। आगे कहते हैं जो वाइस चांसलर है इसको गाइड करने के लिए, कहीं नहीं आज तक लिखा गया, वाइस चांसलर को गाइड करने के लिए एक गवर्निंग बोर्ड बनाया जाएगा जो इनके ऊपर होगा। गवर्निंग बोर्ड में कौन रखे जाएंगे कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि गवर्निंग बोर्ड में अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के तहत एक बॉडी खड़ी की जाएगी दिल्ली में, जो हर एक यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर नॉमिनेट करेगी। पूरा मतलब कंट्रोल वहां से चले, आरएसएस के लोग आएंगे गवर्निंग बोर्ड में, आरएसएस के लोग गवर्निंग बोर्ड में बैठेंगे, उनसे कोई आप सवाल नहीं उठा सकते, वो तो ऊपर से आए हैं ना, प्रधानमंत्री ने भेजा है, और वाइस चांसलर को उनके हुक्म के अनुसार काम करना पड़ेगा। अब वाइस चांसलर की जो पोजीशन है खत्म हो जाएगी, नाम के लिए रहेगी, और एकेडमिक बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडी पहले ही खत्म हो जाएगी, कोई इलेक्शन नहीं हुए, कुछ नहीं होंगे। ये जो पूरा तो में जो सिंडिकेट मेंबर ये सब वो सब सारा समाप्त, बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। टीचर्स का प्रमोशन अभी भी उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो उनकी स्पेशल मेरिट होती हैं, उसके आधार पर प्रमोशन होता है जी। इन्होंने प्रमोशन के नियम भी बदल दिए। वो देखा जाएगा जो टीचर है वो समाज के लिए कितना काम कर रहा है। तो आप सोचिए, इसके कौन परिभाषा बताएगा कि समाज में अच्छा काम कौन कर रहा है। अगर आप लोगों को आरएसएस में रिक्रूट कर रहे हैं तो आप अच्छे टीचर हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन कैसी भी हो, मेरिट कैसी भी हो, आप प्रमोट हो जाएंगे। उन्होंने मेरिट को अलग कर दिया, उनका मेरिट की जरूरत नहीं है। हम तो देखेंगे समाज में और राष्ट्र के लिए कितना काम कर रहा है। तो ये तो हवा में बात है ना, इसके कोई परिभाषा नहीं है, इसके मापदंड नहीं है। जो आरएसएस के लोग बैठे होंगे प्रशासन वो तय कर देंगे किसका करना किसका नहीं करना। आप कुछ नहीं पूछ सकते, कोई तो लिखा हुआ है शिक्षा नीति में। बहुत खौफनाक हालत है, और अभी मतलब सारी बात नहीं कर सकता हूँ जी। और इसमें एक भी बार ये जो लगभग 100 पेज की जो नीति बनी है जी, इसमें एक बार भी संविधान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। संविधान शब्द है ही नहीं। आप बहुजनों की लड़ाई लड़ते रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते रहिए, संविधान शब्द ही गायब है ही नहीं। भारत में 70 साल से कभी कोई शिक्षा नीति नहीं बनी जिसमें संविधान का जिक्र ना हो जी। ये 8 साल में बनी है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके पूरे जो उनका पूरा ड्राफ्ट है उसके अंदर कहीं एक बार भी संविधान शब्द कहीं नहीं। जो शब्द नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान शब्द नहीं है, आरक्षण शब्द नहीं है,
आरक्षण है ही नहीं, रिजर्वेशन का शब्द ही नहीं है जी। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, जिसका मैंने आज इतना आपको जो भेजा इतना उससे उद्धृत किया है, प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना का कोई जिक्र नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना, हम भारत के लोग सामाजिक न्याय और समानता और सबके लिए काम करेंगे, बंधुता के लिए, वो है ही नहीं, इसका जिक्र नहीं है। इसका जिक्र किए बगैर कैसे ये शिक्षा नीति तैयार हो गई? इसे और मजेदार बात बताऊं, इसका एक पहले ड्राफ्ट बना था जी। वो ड्राफ्ट इसका सन 19 में बना था, 2019 में। वो अंतरिक्ष विभाग जो है उसके एक पुराने रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, वो वैज्ञानिक आदमी है, उनका नाम है कस्तूरी रंगन। वो रिटायर हो गए, बेंगलोर में रहते हैं, वो अंतरिक्ष विज्ञानी कहलाते हैं। कस्तूरी रंगन उनकी अध्यक्षता में, हाँ कस्तूरी रंगन उनका नाम है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने 2019 में रिपोर्ट निकाली। उसमें संविधान का जिक्र है, उसमें प्रियम्बल या प्रस्तावना का भी जिक्र है। इसका मतलब जब फाइनल ड्राफ्ट बना, जो केंद्र सरकार ने बनाया जी, उसमें से निकाल लिए गए शब्द। ये ज्यादा गंभीर बात है, इन्होंने जिक्र नहीं किया, चलो कहेंगे साहब उसकी जरूरत नहीं समझी, उसमें थी, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में लिखा था, उन्होंने निकाल लिया। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, 8वीं कक्षा तक का, ये लिखा था, वो भी निकाल दिया इन्होंने, वो भी निकल गया। आरक्षण निकल गया, संविधान निकल गया, प्रियम्बल निकल गया, प्रस्तावना निकल गई, और मौलिक अधिकार शिक्षा का वो भी निकल गया। आप जब बात बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन में बताइए ना जी, सुनाइए सबको ये बात। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सब रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अच्छी बात है, करिए, तो भूल भी जाएंगे। अब अक्सर लोग कहते हैं हम समझ गए, पर वो भूल जाते हैं। इसलिए आपसे आप जैसे विद्वान से बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मोड में रखते हैं, ताकि हम कोई बात हो तो रिपीट सुन सकें। वो जो मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल होंगे जी, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई नियम कानून उनके लिए नहीं होगा जी। है, उनको खुली छूट है, जितना मर्जी फीस बढ़ाएं, तनख्वाहें काटें, कर्मचारियों को बाहर निकाले, जो मर्जी करे, तो रिपोर्ट करते जाए। तो मैंने इसके लिए एक वो जनगात्मक रूप से एक कहना शुरू किया, लिखा भी है मैंने जी। और वो ये है कि इन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थाओं को हायर एजुकेशन में खुली छूट है लूटने की जी, जितना मर्जी लूटो, दिल खोल के लूटो जी, लेकिन ऐलान करके लूटो। ऐलान करके लूटो, हम लूट रहे। तो ऐलान करके जाओ वेबसाइट के ऊपर, हम कुछ नहीं पूछेंगे। बहुत और गड़बड़ है, वो जरा बारीकी की बातें पर है गड़बड़। जी जी, बहुत गड़बड़ है। हमने तो लिखा, हमारी उस अंग्रेजी वाले में सब कुछ है जी। मैं अध्यक्षता कर रहा था, तो मेरे काफी छूट थी कि इसमें जोड़ता जाऊँ, चीजें जोड़ता जाऊँ, तो काफी कुछ जोड़ दिया, उसमें काफी कुछ है। और एक अध्याय है उसमें, जैसे यही है कि इसे ये अगर इम्प्लीमेंट की गई, क्रियान्वित की गई, क्या क्या गड़बड़ होगी देश में। वो गड़बड़ हो रही है, वही गड़बड़ हो रही है। और एक जनवरी विकल्प क्या है शिक्षा का, वो भी हमने पेश कर दिया एक अलग चैप्टर में जी। और आखिरी चैप्टर में ये बताया, अगर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इसको रोकना है, इसको खारिज करवाना है, तो हमें क्या क्या तैयारियां आंदोलन के तरफ से करनी होंगी, कैसे लड़ाई लड़नी, उसकी रणनीति बताइए, पूरी रणनीति। जी, थोड़ा उसको सर कह दीजिए, थोड़ा सा जो आपको याद है। अभी तैयारी नहीं होता सब कहने की, नजर मार लेता तब मैं कह देता, मैं कह दूंगा, कल कह दूंगा, आपको सुना दूंगा जी। मैं तैयारी कर ठीक से बताऊं तो। वो लंबा चैप्टर है, चैप्टर भी लंबा है वो तो उसको लिखने में हमारे दूसरे साथियों की भूमिका थी, तो मैंने केवल उसकी भाषा सुधार दी। तो मैं इसको एक बार देख लूं फिर बताता हूँ। वो बहुत मेहनत से लिखा गया चैप्टर है। तो
ये हालात हैं, ये आप समझ लीजिए। आरएसएस की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। हाँ, उस सेना से लेकर के तमाम जो है विश्वविद्यालय में तो सभी कुलपति उन्हीं के हैं। हाँ, कुलपति तो है ही उनके, टोटल उनके हैं, उप कुलपति भी उन्हीं के हैं जी। और आपको जो मैंने बताया, तो प्रोफेसर भी बना देंगे आरएसएस से, किसी को भी पकड़ लाएंगे उसको प्रोफेसर बना देंगे। वो तो उन्होंने कह ही दिया ना, हम सबको रिक्रूट करेंगे। जी, रिक्रूट कर। और प्रमोशन का भी नियम आपको बता दिया क्या होगा, समाज और राष्ट्र के लिए कौन किसने कितना काम किया, क्या पूरा तो राष्ट्रवाद सब ये चीज। हाँ, ये इन चीजों की परिभाषा नहीं होती ना, कोई मापदंड नहीं होती, जो मर्जी तय कर ले, जो मर्जी। हर आरएसएस का आदमी राष्ट्र का ही काम करता है, तो मान के चलिए। और इस ये लेके, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप चूंकि बहुजन स्टूडेंट यूनियन बनाई है, आप बहुजनों के साथ काम भी करते होंगे, ये बताइए, जब इस नीति ने आरक्षण खत्म कर दिया, जीरो कर दिया है जी, तो दलित संगठनों की ओर से, बहुजन संगठनों की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से एक भी आवाज नहीं उठी है इसके खिलाफ, क्या कारण है? ये जो चेतना है, ये चेतना मतलब एकदम से दिमाग में लोगों के है ही नहीं। दिमाग में जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा पिरोया गया, वो एक कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरा है कि जो बहुजनों की ओर से राजनीति में थोड़ा शीर्ष पर है, विधायक, सांसद, एमएलए, इस तरह से जो लोग बन रहे हैं, उनको अपने निजी स्वार्थ से बाहर इतर कुछ देख नहीं रहे, और उन लोगों को भी वो जिस तरह से हिंदुत्व को डिफाइन करके या उसको लुभावन कुछ चीज दे करके इस तरह से समझा दिया जा रहा है, इसी में तुम्हारा बेनिफिट है और तुम्हारे बेनिफिट को तो हम दे ही रहे, तुमको चिंता क्या। और इस चीज को क्या क्या है कि ये सारे चीज थोपने के काम भी बहुजनों के अंदर से जो नेतृत्व है उसी के द्वारा तो लागू भी करवा रहा है। जैसे रामदास बोलते हो, बहुजनों के नेता है। हाँ हाँ, जी 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 जी। या उस समय रामविलास जी जिंदा ही थे, दलितों के नेता। या बिहार से नीतीश कुमार हो, या जो लालू जी की पूरी पार्टी है, या अखिलेश जी की पूरी पार्टी है, या मायावती की जो पार्टी है, तो सारे के सारे तो साइलेंट। अब उनके शीर्षस्थ नेता साइलेंट हैं तो बाकी लोग साइलेंट हैं। लेकिन आदिवासी संगठन से या बहुजनों के अंदर से जो अभी नई जमात खड़ी हुई है, जो इस चीजों को समझ बूझ रहे हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनकी ताकतें नहीं, वो लोग जगह जगह बोल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेकिन उनकी आवाज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खास करके तो सब कॉर्पोरेटों का है, तो उन लोगों ने क्या है, इन लोगों ऐसे चीजों को कोई जगह नहीं दे रहा। अब क्या है कि जो सोशल मीडिया चला है, सोशल मीडिया में ये छोटी छोटी चीजें आ रही, लेकिन जो अभी विस्तार से आपसे चर्चा हो रही है, इस तरह का डिबेट, बहस, वहां क्या हो जा रहा है, आरक्षण का वो सवाल सिर्फ आ रहा है कि नौकरी में आरक्षण, या फिर विधायिका में जो है पार्लियामेंट के अंदर जाने का आरक्षण, वहां पर आकर के वो सिमट जा रहा है कि आरक्षण का मतलब नौकरी और उससे जो आर्थिक लाभ होना है। आरक्षण का जो संवैधानिक पक्ष था कि प्रतिनिधित्व का मामला, और उन दबे कुचले लोगों की आवाज को आगे ले जाना, ये तो आरएसएस ने उसको लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि आरक्षण का मतलब होता है पैसा कमाना। देखो जी, आरक्षण वाला हुआ तो लालू, नीतीश, रामविलास, मायावती या मुलायम जी जैसे लोग देखो कितने धनपति हो गए, तुम्हें क्या मिला, ये वो समझाने में वो लोग सफल हो गए। और इधर से जो बहुजनों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों से जो निकल करके शीर्षस्थ नेतृत्व ऊपर गए, वो फिर अपने में ही उलझ गए और अपने निजी लाभ के और निजी स्वार्थ में इन तमाम मूल्यों को भूल गए। दूसरा क्या है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी? अभी जो पिछड़ा दलितों का नेतृत्व है उसकी ट्रेनिंग हुई समाजवादियों के गुट से, या जो गांधीवादी गुट है वहां से हुआ। लेकिन उनके मूल्य जो है, चाहे जो अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, या महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, या इस तरह के जो नायक उस समय हुए जो इन एजुकेशन को फोकस करना चाहते हैं, जो एजुकेशन है जो संविधान के अंदर दिया गया कि ये भारत का जो है, अगर हम सिर्फ राजनीतिक ताकत दे और सामाजिक ताकत नहीं मिला
आर्थिक जो सामाजिक बराबरी, समता, बंधुत्व जो है वो अगर नहीं आया सामाजिक, तो ये जो हम राजनीतिक बोले ये विफल होना है। इन लोगों ने राजनीतिक तो लाभ ले लिया, और उस राजनीतिक लाभ के कारण जो उनको थोड़ा बड़े बड़े साम्राज्य जो पूंजीपति हैं या बड़े लोग हैं, उनके जूठन से ये लोग थोड़ा फल फूल गए और इसी में वो उलझ गए। इसलिए वो जो बात आप कह रहे हैं, जो अभी हम लोग भी इस पर चिंतन कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे ग्रुप चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं हो गई है कि हम उस फलस पर जाकर के बात कर पाए। और उधर आपकी बात में दम है। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया और मेरा भी यही मानना है जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपसे। इसमें केवल एक बात जोड़ूंगा, पिछले 8 साल की राजनीति में एक जो पूरा नई परिघटना उभर के आई है कि हिंदुत्व जो कि ब्राह्मणवादी होता है, मनुवादी होता है और जाति व्यवस्था के आधार पर खड़ा हुआ है, वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी आरएसएस के लोगों ने ही दलितों के ऑर्गेनाइजेशंस को या बहुजनों के ऑर्गेनाइजेशन को बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के जितने लीडरों के नाम आते रहते हैं, कभी राजभर का किसका आता रहता है, वो सब और ब्राह्मण मनुवादी आरएसएस के साथ खड़े हुए। हाँ, पूरा भी जो किसान आंदोलन में जो लोग खड़े हुए, वो फलना जाट ये जाट, वो सभी तो सब भाजपा के एकदम कट्टर समर्थक रहे, कट्टर समर्थक। और अब देखिए, अच्छा, किसान आंदोलन पर भी अब थोड़ी बात निकल गई है। किसान आंदोलन में जो शिक्षा का सवाल है, आर्थिक सवाल है, बहुजनों का भूमि का सवाल है, वो कभी सवाल आया? नहीं उठा। नहीं, और हम लोगों ने ये सब बातें उठाया, चाहे भागलपुर से छोटे से जगह से ही बातों को हम लोगों ने उठाया। हम कई बार किसान आंदोलन में वहाँ गए भी, दिल्ली। और अच्छा, हाँ, 2-3 दफे गया हम जाकर के, तो हम लोगों को तो अच्छा। बोलने का अवसर भी नहीं मिला। संदीप पांडे जी भी हमारे साथ थे, वो संदीप जी भी गए, तो फिर उन्होंने भी वही जो यूपी में खुले जो है सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रहे हैं, यही सब चर्चा निकल गया। जो मूल्य बात है कहना, वो किसान आंदोलन में जोड़ना था, और किसान आंदोलन में कोई नहीं जोड़े। मेधा जी से भी हमारी वहाँ पर एक मीटिंग हुई, उन लोगों ने मीटिंग में बात निकाली, तो फिर उनका भी इस पर कोई फोकस नहीं था। इसको लेकर के तो हमारे डॉक्टर सुनीलम जी से बहस हो गई। उन्होंने पोस्ट किया था, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, फेसबुक पे लगाया था, परशुराम जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं। अच्छा, तो मैंने लिखा, अरे बाप रे। डॉक्टर सुनीलम जी लिखे फेसबुक पर, हमारे पास है। और उन्होंने काफी मेरे से जिरह की, बहस की, और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में संदीप जी से, डॉक्टर प्रेम जी से, मतलब मेरी शिकायत भरी बातें उनसे करेंगे। हमने उनको लिखा कि आप बताइए कि कौन सा समाजवादी कार्य जो है वो झूठ या सच हो। लोहिया जी कहते थे कि रामायण जिन सत्य है कि झूठा है, लेकिन समाज में जीवित है। तो परशुराम को मानने वाले देश में हैं कौन लोग हैं, और परशुराम ने समाजवादी कार्य कौन सा किया है जो आप उनकी शुभकामना, तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामना आप दे रहे हैं। और उसी दौर में परशुराम का फरसा लेकर के अखिलेश जी घूम रहे थे, और मायावती, दोनों में चल रहा था कि हम इतना बड़ा मूर्ति बनाएंगे। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, इसीलिए अम्बेडकर का महत्व आज बहुत कई गुना बढ़ गया है जी, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत महत्व है उनका, और उनकी हर बात सोने चांदी जैसी है। जी, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ उनको, और मैं कह रहा हूँ उनके बराबर चिंतक शायद ही कोई हुआ भारत में, और ज्योतिबा फुले के लिए भी यही कहूंगा जी। तो अभी हम बात बंद करते हैं, मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, हम कुछ भारी काम कर रहे थे, वो जो श्रम का काम था, थोड़ा मैं थक गया हूँ। तो मैं आपसे कल या कब बात करूँ? नहीं कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं उसके। मैं आपसे कुछ और भी सुझाव भी देना चाहता हूँ। 28 तारीख के लिए भी कुछ बात करूंगा आपसे। जी।